हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों सीरीज़ हमारी चल रही है। 4 पार्ट में दोस्तों आ चुके थे। ये मेरा 5वां पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ मॉडर्न एम्पायर्स। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों जो ये मैं लेक्चर आपको के लिए ला रहा हूँ, मैं हर बार आपको बताता हूँ कि लेक्चर जो है केरल आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि जितने भी आपके जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वो सब में आपका ये लेक्चर जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, और पीडीएफ की बात बार बार लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। पीडीएफ अभी भी मिल रही है। वीडियो पुराना है लेकिन पीडीएफ तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करें दोस्तों राइज ऑफ मॉडर्न एम्पायर पार्ट 5। तो फ्रेंड्स, हमारा प्री हिस्ट्री हो चुका था, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया था, वैदिक एज हो गया था, और ये हम चौथा डिस्कस कर रहे हैं जनपद से एम्पायर। तो हमारा जनपद महाजनपद जो मेरा पिछला लेक्चर था वो ये था, और इसमें हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर। तो दोस्तों मौर्यन एम्पायर जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लास्ट जो नंदा रूलर थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में हरा दिया था, और उसी के बाद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना करी थी। तो मौर्यन डायनेस्टी फाउंड हुई थी मगध में 321 बीसी में बाई चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मैं आपको बताया था कि नंदा आर्मी की बहुत बड़ी आर्मी थी। तो जो नंदा आर्मी की जो पूरी आर्मी थी, मौर्यन लोगों ने पूरी नंदा आर्मी को अपने आर्मी में शामिल कर लिया था, जिसके कारण मौर्यन आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और दोस्तों इसने अपनी बड़ी आर्मी का यूज़ करते हुए पूरा इंडिया का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, जो नॉर्थ वेस्ट इसमें पाकिस्तान तक पोर्शन है ना, और ज़्यादातर साउथ इंडिया, वो इसने अपनी बड़ी आर्मी के मदद से पूरा कब्जा कर लिया था। दोस्तों इस चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म धर्म को अपनाया था, और ये भद्रबाहु थे उस समय, उन्हीं के प्रभाव में आके मॉन्क थे ये, उन्हीं के प्रभाव में आके चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म धर्म को अपनाया था। मेगास्थीन एक ग्रीक दोस्तों ये ट्रैवलर थे जिनको सेल्यूसियस ने भेजा था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद दोस्तों बिंदुसारा जो है मौर्यन एम्पायर के जो है वो हेड बने थे, बिंदुसारा। ओके फ्रेंड्स, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा। दोस्तों ये देखिए मेगास्थीन है, ये ग्रीक एम्बेसडर हैं। ओके फ्रेंड्स, 300 बीसी में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। कौटिल्य दोस्तों ये थे, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के ही कोर्ट में थे, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और दोस्तों ये विशाखादत्ता, ये भी दोस्तों जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है मुद्र रक्षक। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही ग्रेट रूलर जिसका नाम है अशोका। अशोका ने बिंदुसारा के बाद दोस्तों मौर्यन एम्पायर के ये हेड बने थे। माना जाता है कि इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार के जो है गद्दी बैठे थे, लेकिन इसमें डिस्प्यूट है क्योंकि अशोका ने धम्मा पॉलिसी लाई थी, और धम्मा पॉलिसी बताएंगे अभी आगे, वो बहुत पीस की पॉलिसी थी। तो लगता नहीं कि इन्होंने मारा होगा, लेकिन कई लोग कहते हैं मारा होगा, कई लोग कहते हैं नहीं मारा होगा। अशोका ने दोस्तों कलिंगा वार जो है लड़ा था 261 बीसी में, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। दोस्तों ये सब चीज़ें हमें पता कैसे चलेगी, जैसे आज है ना कि आप लोग सोचते होंगे कि इतनी पुरानी बातें हमें अशोक मौर्यन के बारे में पता कैसे चली। तो जो मौर्यन एम्पायर के बारे में जो भी चीज़ें हमें पता चल रही है वो रॉक एडिक्ट से पता चल रही है। किससे? रॉक एडिक्ट से। रॉक एडिक्ट बेसिकली क्या है कि पत्थर हैं और जिन पत्थरों पर लिखा जाता था। तो बेसिकली कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट जो काम होता था वो करते थे, या कुछ बनाते थे या कहीं जीत के आते थे, तो वो लोग पत्थरों पे लिख देते थे, जिसके कारण जो आज वो अभी भी वैसे लिखा हुआ है, और अभी में उसी से जो है उसके बारे में जानकारी पता चलती है। तो रॉक एडिक्ट कई अशोका के लगभग 44 जो है एडिक्ट्स हैं, 44 जगह इन्होंने लिखा हुआ है, जिसमें से 13 जो एडिक्ट है रॉक एडिक्ट, इसमें जो है कलिंगा वार के बारे में मेंशन है। ओके फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अशोका ने जब हर जगह खून देखा तो उसने फिर अपने मिलिट्री को मतलब कि जो है कहीं और कब्जा करने के लिए उसको रोक दिया कि आप जितनी मतलब हमारे पास एरिया है बस हम उसी में हमें जो है रूल करना है। तो अशोका जो है कलिंगा के बाद केवल डिफेंसिव हो गए थे, कहीं और जाके अटैक करना उनका मकसद नहीं रह गया था। अशोका ने दोस्तों धम्मा घोषा की पॉलिसी अपनाई थी। पहले ये बहरी घोषा की पॉलिसी थी, उसके बाद उन्होंने धम्मा की पॉलिसी अपनाई थी। धम्मा घोषा मतलब कि अब वो धम्मा पे काम करेंगे, लड़ाई पे काम नहीं करेंगे। दोस्तों ये दिया हुआ है रॉक एडिक्ट 4 में, जो बेसिकली उनके रॉक एडिक्ट 4 है, इसमें उन्होंने धम्मा पॉलिसी अपनाई है।
और पूरी लाइफ उन्होंने अपनी धम्मा पॉलिसी स्प्रेड करने में लगे रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अशोका ने एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया था, इसका नाम था धम्मा महामत्रा। बेसिकली ये वो ऑफिसर था जो कि रिपोर्ट देता था अशोका को कि धम्मा पॉलिसी जो है वो हर जगह कैसे चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब चीज़ें जो है धम्मा महामत्रा जो है अशोका को जो है वो बताते थे। दोस्तों ये दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामत्रा, दिया हुआ है दोस्तों रॉक एडिक्ट 5 में। उसके बाद दोस्तों जब अशोका जब मर गए, उनका देहांत हो गया, उसके बाद उनके बाद जो मौर्य एम्पायर के जो रूलर्स आए थे वो इतने काबिल नहीं थे जितने ज़्यादा अशोका हैं, इसीलिए से अशोका के मरने के बाद जो है ये मौर्य एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगा था। जो लास्ट मौर्य एम्पायर थे वो थे बृहदरथा, जिनको उन्हीं के मिलिट्री चीफ पुष्यमित्रा ने संगा ने मार के 187 में मार के उनको संगा डायनेस्टी फॉर्म करी थी महागध में। तो लास्ट रूलर जो थे वो यही थे बृहदरथा, जिनको उन्हीं के जो है चीफ ने पुष्यमित्रा संगा ने मार दिया था 187 BC में। तो 321 से लेके 187 BC तक दोस्तों जो है मौर्यन एम्पायर चला। दोस्तों मैं आपको ये है रॉक एडिक्ट, कैसे पत्थरों पर लिखा जाता था उस समय। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दोस्तों अशोका की धम्मा पॉलिसी। धम्मा जो पॉलिसी उसमें 5 स्तंभ थे, दान, दया, दान, प्योरिटी, ट्रुथनेस और जेंटलनेस। मतलब आपको दया करनी है, दान करना है, प्योरिटी सच बोलना है और जेंटल रहना है। काफ़ी अच्छी पॉलिसी देखिए दोस्तों। पिलर एडिक्ट 3 में लिखा हुआ है कि कोई भी वायलेंस नहीं होगा, है ना, मतलब कोई भी हिंसा को कंट्रोल करने की बात लिखी हुई है पिलर एडिक्ट 3 में। पिलर एडिक्ट भी थे और कई जगह रॉक एडिक्ट भी थे। रॉक एडिक्ट मतलब जहाँ पर रॉक पत्थरों पे लिखा जाता था, और पिलर एडिक्ट मतलब वो थे जहाँ पे पिलर बना के पिलरों पे लिखा जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो रॉक एडिक्ट फर्स्ट में लिखा हुआ है कि एनिमल सेक्रीफाइस को बैन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, रॉक एडिक्ट सेकंड में दोस्तों हॉस्पिटल्स, रोड और पेड़ों के हॉस्पिटल्स बनाने के बारे में, रोड को बनाने के बारे में, कुओं को बनाने के बारे में और पेड़ों को लगाने के बारे में कहा गया है। तो कितनी अच्छी बातें कही गई थी। रॉक एडिक्ट 3rd, 4th और 12th में दोस्तों अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स और जो पुजारी होते थे, मॉन्क्स, ब्राह्मण्स, उनके जो है रेस्पेक्ट करने की बात कही थी। दोस्तों आप देखिए, मॉन्क्स को भी रेस्पेक्ट करने की बात कही है, ब्राह्मण्स को रेस्पेक्ट करने की बात कही है। इसका मतलब ये हुआ कि अशोका सभी धर्म को मानने वाले थे। मतलब कि उनका मेन मकसद था जो है वो ज़्यादातर बुद्धिज़्म की तरफ झुके हुए थे, लेकिन वो सभी धर्म की बराबर तरीके से जो है सम्मान देते थे उनका। रॉक एडिक्ट 12th में दोस्तों लिखा हुआ है कि अशोका शोज दैट अशोका वाज नॉट ट्राइंग पीपल टू कन्वर्ट इनटू बुद्धिज्म। इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अशोका जो है किसी भी लोगों को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि उनका मेन मकसद था धम्मा की पॉलिसी को जो है लोगों को स्प्रेड करना। अशोक कहा जाए धम्मा कोई पॉलिसी किसी बुद्धिज्म से संबंधित नहीं है, ये बेसिकली एक नॉर्मल पॉलिसी है। रॉक एडिक्ट 8 में दोस्तों ये कहा गया है कि अशोका की जो पहली धम्मा यात्रा थी वो बोध गया में थी और बोधि ट्री, वहाँ पे उन्होंने पहली धम्मा यात्रा करी थी। तो ये कुछ अशोका के धम्मा पॉलिसी के बारे में ये दिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए, जब ये जब अशोका का देहांत हो गया तो उसके बाद मौर्यन जो एम्पायर है वो डिक्लाइन की तरफ मूव करने लगा, और मौर्यन एम्पायर पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। एक थे जो ईस्ट वाला भाग था उसको कंट्रोल करते थे किंग दशरथ, और जो वेस्ट वाला भाग था उसको कंट्रोल करते थे सम्रापति। तो इस तरीके से जो है मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया था। आप दोस्तों बात करते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मौर्यन एम्पायर में जो किंग होता था उसके पास सारी पावर होती थी, और किंग की मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे जिनको हम कहते थे मंत्री परिषद। लेकिन जो है उनका डिसीजन जो है वो किंग पे बाइंडिंग नहीं था कि किंग माने चाहे ना माने। ओके फ्रेंड्स, और लगभग 27 ऑफिसर्स के नाम दिए हुए दोस्तों अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य ने लिखा था। और जो उस समय जो टैक्स ऑफिसर होता था उसे हम कहते थे समाहर्ता, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर यही होता था। दोस्तों जासूस भी उसमें हुआ करते थे, स्पाइस भी मौर्यन एम्पायर के पार्ट थे। बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर को कहते थे अंतःपाला, ध्यान रखिएगा। और मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो पहले मगध थी, बाद में इसको पाटलिपुत्र में चेंज कर दिया गया। मौर्यन एम्पायर जो पूरा वो 4 राज्यों में डिवाइड था, 4 प्रोविंसेस में, और जिसको हेड जो करते थे वो राजकुमार करते थे, ध्यान रखिएगा। जो एग्रीकल्चर का जो हेड था, ऑफिसर था, उसको बोलते थे सीताध्यक्षा, क्या सीताध्यक्षा। और उसमें जो बाली और लैंड टैक्स था वो 1/6 था लैंड प्रोड्यूस का, ध्यान रखिएगा। और जो आयरन रिजर्व ऑफिसर था दोस्तों उसको बोलते थे लोहा अध्यक्षा। ओके फ्रेंड्स, और कुछ आर्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि अशोका पिलर कई जगह है दोस्तों। एक है रामपुरवा में, ओके फ्रेंड्स, जो कि बिहार में है। सारनाथ में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लौरिया नंदागढ़ बिहार में है। वैशाली बिहार में है। सांची मध्य प्रदेश में है। इलाहाबाद में है दोस्तों।
और नेपाल में भी है। ये इतनी जगह अशोका के पिलर्स हैं, जिसमें जो आपका सारनाथ है वहाँ से हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो ये लिया गया है। ये है सारनाथ का, यहाँ से हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया है। दोस्तों ये जो भी अशोका का जो भी पिलर बनाने के लिए जो सैंड स्टोन चूना पत्थर का जो इस्तेमाल हुआ है वो मिर्ज़ापुर से हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और रॉक को काट के भी बड़ा अच्छा आर्किटेक्चर दिखता है, जो कि लोमासा ऋषि केव गुफा है 12 हिल्स में गया में। बहुत अच्छा जो है उस समय की कला है। और एक दीदारगंज यक्षिणी की दोस्तों पिक्चर है, पॉलिश पिक्चर है, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मौर्यन एम्पायर की कला की। ये देखिए दोस्तों, ये वो केव है लोमासा ऋषि केव, और ये है दोस्तों ये वाला दीदारगंज यक्षिणी की पॉलिश्ड जो है स्कल्पचर जो है ये दिया हुआ है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे मौर्यन एम्पायर के बारे में। और दोस्तों मेरा वीडियो को रेगुलर नहीं आ पाता है, तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, बिज़ी रहते हैं और टाइम जब मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए वीडियो ले आएँ। तो कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए रेगुलरली वीडियो लेते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।